दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज लेकर आपके सामने उपस्थित हूं मैं, मौजूद हूं मैं राजीव। और सबसे बड़ी बात यहां कि इस ब्रेकिंग में आगे बढ़ें उससे पहले जरा अतीत में लेकर चलते हैं आपको। 19 जून को शिवसेना का स्थापना दिवस मनाया जाता है, 19 जून। और 19 जून 2022 के में चलते हैं। 19 जून 2022 के अगले ही दिन यानी 20 जून को विधान परिषद चुनाव के लिए मतदान था। शिवसेना के कुछ विधायकों के क्रॉस वोटिंग करने की खबर आई और यही मतदान जो है उद्धव ठाकरे और उनके सबसे विश्वस्त सहयोगियों में से एकनाथ शिंदे के बीच सब कुछ ठीक नहीं है का संदेश लेकर के आया। एमएलसी चुनाव की वोटिंग के बाद एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे और शिवसेना के लिए आउट ऑफ रीच हो गए थे। यानी कि एकनाथ शिंदे जो हैं वो आउट ऑफ रीच हो गए अचानक इस वोटिंग के बाद, एमएलसी चुनाव के बाद। 2022 20 जून की बात कह रहा हूं आपके सामने। और एक दिन पहले शिवसेना यानी कि 19 जून 2022 को शिवसेना ने अपना स्थापना दिवस मनाया था। शिवसेना के नेता और तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जब तक संभल पाते कि आखिर अचानक हमारा सबसे विश्वसनीय आदमी कहां गायब हो गया, तब तक एकनाथ शिंदे के सूरत, जी हां, गुजरात के सूरत में होने की खबर आई। और यह भी कि शिंदे ने शिवसेना के 43 विधायक और 7 निर्दलीय विधायकों को अपने साथ होने का दावा करते हुए बगावत का बिगुल फूंक दिया है। फिर असम और गोवा होते हुए होटल पॉलिटिक्स, खरीद फरोख्त, सौदेबाजी का लंबा दौर चला और इसके साथ ही बीजेपी महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सरकार गिराने में कामयाब हो गई। उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के साथ ही सरकार भी चली गई और फिर एकनाथ शिंदे सीएम बन गए, जबकि बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस अनमने ढंग से उप मुख्यमंत्री बने। इसके बाद चुनाव आयोग से शिंदे ने शिवसेना के सिंबल और नाम को अपने खाते में करवा लिया। चुनाव आयोग में कहा गया कि एकनाथ शिंदे गुट के पास यूनाइटेड शिवसेना के टिकट पर जीत कर आए कुल 55 विधायकों में से 40 विधायक हैं और 12 सांसद हैं, जबकि ठाकरे गुट के पास यानी उद्धव ठाकरे गुट के पास शिवसेना के बचे हुए मात्र 15 विधायक ही हैं, उन्हीं का समर्थन है। कम विधायक होने के चलते उद्धव गुट को पार्टी सिंबल और नाम से हाथ धोना पड़ा। चुनाव आयोग में तो शिंदे को सफलता मिल गई, लेकिन अदालत में शिंदे गुट की योग्यता पर ठाकरे ने मुकदमा ठोका। 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, इसी साल 11 मई को, कि तत्कालीन सीएम उद्धव ठाकरे ने फ्लोर टेस्ट का सामना नहीं किया था, इसीलिए महाविकास अघाड़ी सरकार को बहाल नहीं किया जा सकता है। इसी के साथ, क्योंकि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि फ्लोर टेस्ट से पहले जैसे ही शिंदे ने बगावत की, सरकार संभाली, मुख्यमंत्री बन गए, देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री बने और इधर उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया। अगर यहां इस्तीफा न देते हुए भी कम से कम वहां फ्लोर टेस्ट की बात होती और मुख्यमंत्री पद पे वो बने रहते उद्धव ठाकरे, तो सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला ले सकता था, बगावत के बिगुल को आगे बढ़ा सकता था। और इसी के साथ कोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर उद्धव इस्तीफा नहीं देते तो स्थिति कुछ और होती। इस दौरान ठाकरे गुट ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया था कि वो 2016 के अपने उसी फैसले की तरह उनकी सरकार बहाल कर दे, जैसे उसने अरुणाचल प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री नवाम तुकी की सरकार को बहाल की थी। इसके बाद 14 जुलाई को शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट के नेता सुनील प्रभु की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर को नोटिस जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने यह नोटिस सीएम एकनाथ शिंदे समेत बागी नेताओं की अयोग्यता के मामले पर दिया था। अब समय आ गया है दोस्तों कि एकनाथ शिंदे पर विधानसभा अध्यक्ष फैसला करें और 14 सितंबर यानी आज से ठीक चौथे दिन वो तारीख मुकर्रर की गई है और उस दिन फैसला लेना है विधानसभा अध्यक्ष को कि आगे क्या होगा। क्या शिंदे की कुर्सी रहेगी, बचेगी या जाएगी? तो महाराष्ट्र में जो हम यहाँ एक प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ, एक्सक्लेमेशन के साथ लिख रहे हैं कि महाराष्ट्र में शिंदे की विदाई अब तय है, ये बिल्कुल सामने है। क्या सचमुच ऐसा होने जा रहा है? आपको पता है कि महाराष्ट्र में 288 विधायकों की सीटों की विधानसभा है और 288 विधायकों की विधानसभा में जो दावे हो रहे हैं शिंदे गुट की तरफ से, वो दावे, उस पर भी बात हम करेंगे। लेकिन इस ब्रेकिंग न्यूज में हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे भी आपका परिचय करवाता हूं और हम फटाफट
आप सबके बीच आते हैं। आइए देखिए, हमारे साथ इस वक्त सीधे महाराष्ट्र से, मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं धनंजय कुमार जी। धनंजय जी, आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ इधर जुड़े हुए हैं सीधे अजय शुक्ला जी, वरिष्ठ पत्रकार, और इधर अमलेंदु उपाध्याय जी। आप तीनों का स्वागत करता हूं और स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। सीधे आना चाहता हूं धनंजय जी आपके पास। धनंजय जी, क्या लगता है, बहुत कुछ, बहुत खींचतान, बहुत सारी बातें होती रही और इन सब के बीच अब जब समय जो है, यानी कि समय का चक्र घूमता है, ये भी कहा जाता है, और बहुत जल्दी शिंदे गुट के ऊपर तलवार लटकी हुई जो है उससे पर्दा हटने वाला है। तलवार जो है वो कहाँ गिरने वाली है, आपको क्या लगता है? जी देखिए, विधानसभा अध्यक्ष क्या फैसला देते हैं वो तो उन पर निर्भर करता है। वो 14 तारीख को ही बताया जा सकता है, उस पर कयास लगाना सही नहीं है। लेकिन जो उनकी स्थिति है शिंदे साहब की, उस पर चर्चा की जा सकती है। और वो चर्चा ये है कि शिंदे साहब के होते हुए, पहले तो हम इस पे चर्चा करें कि शिंदे साहब को क्यों लाया गया। तो जाहिर है कि शिवसेना को तोड़ा इसलिए गया कि दो काम करना था। एक तो अपनी सरकार बनानी थी बीजेपी को, और एक जो है शिवसेना को कमजोर करना था, चूंकि उद्धव ठाकरे ने उनकी बात नहीं मानी। जो आला कमान है बीजेपी के, वो चाहे मोदी जी हो चाहे अमित शाह हो, तो उसका बदला भी लेना था, उनको सबक सिखाना था। लेकिन दर हकीकत ये हुआ कि जब टूट करके सरकार तो उनकी गिर गई महाविकास आघाड़ी की, लेकिन शिवसेना कमजोर उस तरीके से नहीं हुई जमीन पे जिस तरह से कमजोर करना चाहते थे ये लोग। जनाधार जो है बीजेपी के साथ नहीं जुड़ सका, शिंदे को साथ लेकर के जनाधार शिवसेना के साथ ही बना रहा एक। और इसी का नतीजा देखिए कि अब जो है एनसीपी को तोड़ा गया और एनसीपी को तोड़ करके अजित पवार को लाया गया। लेकिन अजित पवार को लाए जाने के बाद ये चर्चा होने लगी थी कि क्या उनको मुख्यमंत्री बनाया जाना है, क्या शिंदे जी का रोल खत्म हो गया। और उसकी वजह ये मानी जाती है कि शिंदे जी ठीक है, उनके साथ जो और सारे विधायक हैं वो किस तौर पे जीतेंगे। अब उन्होंने भले सिंबल ले लिया है, पार्टी का नाम जो है उनके पास शिवसेना तो नहीं है लेकिन शिवसेना है, तो उन तमाम चीजों के बाद क्या जनता के वोट शिफ्ट होंगे, तो वो दिख रहा है नहीं शिफ्ट होंगे। फिर बात आती है कि जो अगर इतने 7 लोग आए हैं विधायक, तो सबको सीटें चाहिए, सब सीट मांगेंगे कि भाई हमको सीटिंग विधायक है हमको दीजिए। लेकिन सीटिंग विधायक होने से भी क्या उनकी स्थिति जीत वाली है? तो बहुत सारे विधायक हैं जो हार जाएंगे, ये बीजेपी को भी आकलन है। फिर बीजेपी के अपने भी कार्यकर्ता हैं जिनको एडजस्ट करना है उनको, तो शिंदे का बैगेज क्यों लोग करके चले, बीजेपी के पास एक ये आ जाता है। फिर आता है कि अब जब लेकर के आए हैं अजित पवार को, तो अजित पवार को लाने का मकसद ये था कि किस तरह से एनसीपी को कमजोर किया जाए, क्योंकि महाविकास आघाड़ी जो है वो शरद पवार जी की वजह से ताकतवर स्थिति में है। ताकतवर मराठा नेता जाने जाते हैं। और अभी जो मराठा आंदोलन हुआ है उसका अगर पूरा घटनाक्रम देखिए, तो जो फडणवीस है उनको माफी मांगनी पड़ी। पुलिस लाठीचार्ज हुआ और पुलिस लाठीचार्ज के बाद फडणवीस को माफी मांगनी पड़ी। आमतौर पे ऐसा आप देखते नहीं है, जब पुलिस लाठीचार्ज करती है तो कोई मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री माफी नहीं मांगता है कि गलती हुई, लेकिन माफी मांगी। वो माफी क्यों मांगी? क्योंकि मराठाओं का जो वोट प्रतिशत है वो 30 से 32% है और बड़े ताकतवर हैं वोट के माध्यम से। और बीजेपी के साथ दुर्भाग्य है कि उनके पास कोई बड़ा मराठा नेता नहीं है। वो जो फडणवीस हैं वो ब्राह्मण हैं, और बीजेपी के साथ एक हमेशा माना जाता रहा है कि सवर्णवादी लोग जो हैं, ब्राह्मण लोग जो हैं, वो बीजेपी के साथ है संघ की वजह से। और एक जो मजबूत नेता हुआ करते थे, याद कीजिए प्रमोद महाजन और जो गोपीनाथ मुंडे पिछड़े कास्ट से, वो अब स्थिति नहीं है। पंकजा मुंडे को इन लोगों ने कमजोर कर दिया और पंकजा मुंडे भी इनके साथ ठीक तरीके से खड़े नहीं। तो अब जब अजित पवार को लाया गया तो ये उम्मीद थी कि मराठा वोट जो है हमारे सब शिफ्ट होगा, लेकिन मराठा आंदोलन के बाद वो स्थिति बदल गई और शरद पवार वहां सबसे पहले पहुंचे। तो सबसे पहले पहुंचे, फिर उद्धव ठाकरे पहुंचे, और जो मराठा जो ओबीसी वोट बैंक है वो फिर शिफ्ट हो गए। वो लगा कि अजित पवार के साथ वो वोट बैंक नहीं है। तो कुल मिलाकर के फिलहाल स्थिति है कि शिंदे जी उनके लिए बैगेज की तरह हो गए हैं, और शिंदे जी को ढोना बीजेपी के लिए अब मुश्किल वाला समय है। इसलिए उम्मीद की जानी चाहिए कि शिंदे जी की जगह जो है खत्म हो गई है बीजेपी सरकार के साथ। जी बिल्कुल बिल्कुल, शिंदे जी की जगह बीजेपी के सरकार के साथ खत्म हो चुकी है। हमारे साथ अजय शुक्ला जी भी जुड़े हुए हैं। अजय शुक्ला जी को स्क्रीन पे ले आइए जरा। और
डिस्कनेक्ट हो गए हैं, उनको जरा लेके आइएगा और जरा समझने की कोशिश कर रहे हैं हम दोस्तों कि अगला 3-4 दिन क्या शिंदे को नींद आएगी, अगले 3-4 दिनों में क्या कुछ होने जा रहा है महाराष्ट्र की राजनीति में, और महाराष्ट्र की राजनीति में जो कुछ होने जा रहा है उसका असर देश की राजनीति में कैसे पड़ेगा, ये सब हम यहां इस चर्चा में बताएंगे, बात करेंगे। हमारे साथ अजय शुक्ला जी भी जुड़ गए हैं। अजय जी, आपसे सीधा समझना चाहता हूं, महाराष्ट्र में जो अगले 2-3 दिनों में होने जा रहा है, 14 तारीख को रिजल्ट आना है, शिंदे जी रहेंगे या नहीं रहेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात 288 सीटों की जो विधानसभा है, इसमें सब आप देखिए कि भाजपा के पास आज की तारीख में 106 सीटें हैं। शिवसेना उद्धव गुट नहीं बल्कि शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट, या जो ओरिजिनल शिवसेना जो अब शिंदे गुट के पास जा चुका है, उस गुट के पास 39 सीट्स हैं। राकपा जो टूट करके, अभी धनंजय जी बता भी रहे थे, अजीत पवार उधर चले गए हैं, 53 सीटें, दावा है कि 53 सीटें राकपा की वहां हैं। और दूसरी तरफ इधर देखें तो कांग्रेस के पास जो विपक्ष है, महाविकास अघाड़ी अभी भी जो इंटैक्ट है, बना हुआ है, उसमें कांग्रेस के पास 44 सीटें आती हैं। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के पास दावे के अनुसार, जो शिंदे कह रहे हैं उस अनुसार 17 सीटें इधर हैं उद्धव गुट के पास में। समाजवादी पार्टी की 2 सीटें हैं, निर्दलीय की 1 सीटें हैं, भारतीय किसान एवं मजदूर दल के 1 सीट है। ये सब है, लेकिन यहां सवाल ये उठता है कि शिंदे अगर नहीं रहते हैं तब यहां देश की राजनीति में क्या कुछ आप देख रहे हैं? क्या दिल्ली को भी हिलते हुए आप देख रहे हैं? क्योंकि महाराष्ट्र छोटा मोटा राज्य नहीं है, 48 लोकसभा की सीटें हैं। 48 लोकसभा की सीटों में से अगर वहां उथल पुथल की स्थिति आती है, शिंदे एज ए सीएम नहीं रहते हैं, क्या आप महाविकास अघाड़ी को फिर से वहां सरकार में आते हुए देख रहे हैं? पहला सवाल। और दूसरा सवाल कि यहां दिल्ली में कैसी हलचल आपको दिखाई देगी? देखिए, पहली बात ये कि जो जजमेंट आएगा, आप क्या वो करते हैं वो अलग विषय है। हालांकि जो मेरिट्स की यदि बात करें तो मेरिट्स के मुताबिक तो शिंदे गुट की जो मान्यता है और उनके जो सदस्य हैं, उनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए, क्योंकि वो दल बदल के ही तहत आते हैं। क्योंकि जिस समय उन्होंने दल बदल किया उस समय पार्टी की स्थिति दूसरी थी, बाद में उसकी दूसरी हुई है, तो एक साथ एक मुश्त सारा बदलाव नहीं हुआ, इसलिए उसमें तमाम सारी चीजें हैं, उस गणित के मुताबिक ये आता है। बहरहाल इन सब के बाद में अब जब दूसरी चीज आती है कि जिस तरीके से शिवसेना की और ये लड़ाई है वो आगे वहां की राजनीति को प्रभावित करेगी निश्चित रूप से, क्योंकि लोगों की अब सिंपैथी है और सब जानते हैं कि वो उद्धव ही असली शिवसेना है। भले शिंदे कुछ भी कहते रहे, वो बनी हुई सरकार में और बने हुए स्थिति में वो बिक गए, वो अलग विषय है। ये वैसी स्थिति है जैसी मध्य प्रदेश में हुई, और मध्य प्रदेश में सिंधिया ने जिस तरीके से गद्दारी की और अपने इतिहास को दोहराया और उन्होंने किया, कमोबेश शिंदे ने भी वही स्थिति की है। और जब पेशवाज के साथ गद्दारी की थी शिंदे ने, और आज फिर जो है यहाँ पर भी गद्दारी हुई उद्धव के साथ, तो वो सामने है। अब नतीजा जो भी हो, बहरहाल लेकिन एक चीज जरूर है, यदि नतीजा थोड़ा सा भी निगेटिव की तरफ जाता दिखेगा तो मुझे लगता है कि जो नई रणनीति है वो रणनीति ये है कि इस ढंग से किया जाए कि अगला जो है महाराष्ट्र का जो विधानसभा का चुनाव है वो लोकसभा के साथ हो जाए, और इसकी तैयारी भी की जा रही है। और इसके लिए दिल्ली जो है एक तैयारी में लगा हुआ है। मुझे ये जैसा अंदेशा है और जानकारी है उसके मुताबिक मुझे ये लगता है कि वो लोकसभा के साथ में महाराष्ट्र का विधानसभा कराने के मूड में दिखाई देते हैं, क्योंकि उससे उन्हें मोदी के चेहरे का लाभ लेने की स्थिति में है और बहुत सारी चीजें। तो ये तमाम सारे राज्यों में किया जा सकता है जहां पर चुनाव जो है लोकसभा से चंद महीनों की दूरी पर है, वहां पर भी, और साथ साथ महाराष्ट्र को लेके एक ये टारगेट है। हालांकि जैसा कि भारत सरकार के जो एडवोकेट्स हैं और उनके पैनल्स हैं, उनमें से एक दो मेरे भी मित्र हैं, तो उनके जरिए जैसी बात होती है तो उन्होंने उसके तमाम लीगल रास्ते बताए हैं, और वो किस ढंग से करके, क्योंकि उन लीगल रास्तों से एक फायदा उन्हें ये है कि यदि विधानसभा अध्यक्ष गलत भी डिसीजन दे देंगे तो वो जुडिशियल डिसीजन होता है। उसके बाद में आप क्या करेंगे? आप जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, कहेंगे नहीं साहब ये जजमेंट गलत है, तो कोर्ट में वो तब तक के लिए फंस जाएगा, क्योंकि तुरंत फैसला नहीं हो सकता है।
उस पर बहुत सारी दलीलें होंगी, बहस होंगी, वक्त लगेगा। बस वही तो वो चाहते हैं, वक्त लग जाए। तो यदि उससे 6 महीने 8 महीने गुजर गया तो उनका मकसद पूरा हो जाता है। तो कमोबेश अब मकसद यही है कि इसको किस तरीके से उस समय तक रोका जाए, और दोनों रास्ते निकाले जा रहे हैं और उनके लिए काम किया जा रहा है। तो इन हालात में आप एक चीज ये समझिए कि ये निश्चित रूप से महाराष्ट्र के लिए ये एक बड़ा चिंताजनक स्थिति है और महाराष्ट्र की राजनीति। लेकिन इसी स्थिति में एक और चीज उभर के आ रही है कि महाराष्ट्र में आज ये विपक्ष में स्थिति देखते हैं तो कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में मौजूद है, और वो पार्टी वो अब जो है बड़ा भाई बन गई है बाकी दलों की अपेक्षा। तो ऐसी स्थिति में अब कांग्रेस का महत्व तो बढ़ गया है, कांग्रेस ने अपनी एक्टिविटी भी बढ़ा दी है। अभी जो है कांग्रेस पार्टी के नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने और तमाम कांग्रेस के नेताओं ने नासिक में एक रैली की, वहां पर जिस तरीके से बड़ा उन्हें जन समर्थन मिला है और सारी चीजें। इसके अलावा लगातार इसी तरीके के क्रम अब चल रहे हैं। कांग्रेस लगातार कैंपेन अभियान में है और वो कर रही है। उधर दूसरी तरफ राष्ट्रवादी के जो प्रमुख हैं शरद पवार, वो भी अपने आप को इस उम्र में एक्टिव करते नजर आ रहे हैं, तो वह भी दिखाई दे रहा है। उसके साथ साथ उद्धव ठाकरे बहुत आक्रामक स्थिति में है, उनके बेटे आक्रामक स्थिति में है, और इंडिया गठबंधन का जो तीसरी बैठक थी, जिस बैठक के बाद में नरेंद्र मोदी सरकार घबरा गई, उस बैठक का आयोजन भी उद्धव ठाकरे और कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रवादी तीनों ने मिल करके किया। और इसमें जिस तरीके से हुआ और जो उसकी सफलताएं हैं, उन सफलताओं के बाद में आपने देख लिया भारत और इंडिया की लड़ाई शुरू करा दी। जबकि संविधान में हमारे भारत भी है और इंडिया भी है, कोई वो नहीं है, कोई इसमें गतिरोध नहीं है। लेकिन साहब क्रम चलाना है, आपको इस तरह से करना है तो आप करिए, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, ये आपका जो है राइट है, आप करते रहिए। लेकिन आप एक पहचान मिटाते हैं, एक वो करते हैं, तो निश्चित रूप से कोई बहुत अच्छा नहीं होता है। लेकिन ये निश्चित रूप से है कि ये है, इसका असर दिल्ली में इस तरह से हो रहा है कि दिल्ली अब घबराई हुई है, क्योंकि आर्थिक राजधानी के तौर पे या आर्थिक स्टेट्स के तौर पे दो स्टेट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं, एक महाराष्ट्र, दूसरा कर्नाटक। तो कर्नाटक तो कांग्रेस के पास जा चुका है, अब महाराष्ट्र भी चला गया, तो उसके बाद थर्ड नंबर वाला गुजरात ही अकेले बचेगा। तो ऐसी स्थिति में वो महाराष्ट्र को खोना नहीं चाहते और इसलिए एन केन प्रकारण वो अपने ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स और ये सारे का इस्तेमाल चल रहा है, एनआईए का इस्तेमाल चल रहा है, एनसीबी का इस्तेमाल चल रहा है। लेकिन वो मुंद्रा पोर्ट पर एनसीबी नहीं भेजते हैं, वो एनसीबी और वो सब महाराष्ट्र में ही केंद्रित करते हैं। इसी तरीके से वो बाकी एजेंसियों का इस्तेमाल करते हैं। तो उसका डर दिखा करके जो एक ये करने की कोशिश हो रही है, ये जरूर है। लेकिन मैं मान के चल रहा हूं कि इनकी तैयारी महाराष्ट्र में भी चुनाव करा लेने की है अपने उस बूते, वो तब है नरेंद्र मोदी को जो एक विश्वास ये पैदा कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हम G20 के जरिए विश्व गुरु बन गए, वो स्थिति। लेकिन विश्व गुरु का भ्रष्टाचार G20 की मीटिंग के ही दौरान हो गया। G20 के मीटिंग के दौरान ही 2700 करोड़ रुपए का जो खर्च करके मंडपम बनाया गया और सारी चीजें की गई इसके लिए। आप सोचिए वहां एक बारिश में ही जिस तरह से जल भरा हुआ है, सारी चीजें हुई हैं, वो सामने आ गई हैं। बिल्कुल अजय जी आता हूं, ये इन सब मसलों पे भी बात करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण बात यहां आप रख रहे हैं, 2-3 मुद्दे जो हैं आप यहां रख रहे हैं अपनी बातों से, उसको आगे बढ़ाते हैं। और सबसे बड़ी चीज कि यहां दिल्ली में आज G20 का आखिरी दिन है, आखिरी मीटिंग्स चल रही हैं। और जो अभी जिस तरफ इशारा कर रहे थे अजय शुक्ला जी कि जो भारत मंडपम बनाया गया है 2700 करोड़ रुपए का, और उसमें रात को दिल्ली में बारिश होती है और मूसलाधार बारिश भी नहीं होती है, इतनी बारिश नहीं होती कि उस बारिश को वो मंडप जो है वो संभाल ना पाए। लेकिन आप देखिए कि जो विजुअल्स आ रहे हैं, उस विजुअल्स के को अगर आप देखेंगे, सोशल मीडिया पे काफ़ी सारे विजुअल्स हैं, थोड़ी देर बाद हम आपको दिखा भी देंगे इसी कार्यक्रम में। और वहाँ आप देखेंगे पानी ही पानी है,
तो पानी कल लीकेज की बात करते करते मोदी जी का एक वीडियो लीक हो जाता है जिसमें वो कह रहे हैं कुछ लीक हो रहा है, और आज देखिए ऊपर से पानी लीक हो गया। तो ये बहुत दुखद है। इसमें हम जरूर थोड़ा हंस लेते हैं, लेकिन ये गंभीर और चिंता का विषय है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक तरफ G20 की बैठक में मशगूल हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अपने आप को खुद को विश्वगुरु दिखाने की कोशिश। वाशिंगटन पोस्ट लिखता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस प्रकार पोस्टर लगाए हुए हैं उससे साफ समझ में आता है कि कहीं ना कहीं दुनिया के नेताओं में सबसे आगे खुद को रखने की कोशिश है। लेकिन दूसरी तरफ उनकी ही सरकार यहां खतरे में है। महाराष्ट्र की सरकार की हम बात कर रहे हैं, वो खतरे में है। और ये छीनी हुई सरकार आप देखिए, एन के प्रकार महाराष्ट्र में सरकार बनाई मध्य प्रदेश के हालात अभी चुनाव में आपको उसके रिजल्ट आने के बाद पता चल जाएंगे। और यहां महाराष्ट्र में क्या कुछ होगा, क्या महाराष्ट्र में प्रीपोन होगा इलेक्शन, क्या महाराष्ट्र के चुनाव जो कि अगले साल दिसंबर में होने हैं, उस चुनाव को अगर समय पे लोकसभा चुनाव होता है तो क्या लोकसभा चुनाव के साथ करवाया जाएगा? क्या अभी अगर सरकार इनकी गिर जाती है तो वहां राष्ट्रपति के हवाले कर दिया जाएगा उस राज्य को, महाराष्ट्र को, यानी राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा? ये तमाम सवाल हैं। इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों हम इस कार्यक्रम में, इस ब्रेकिंग न्यूज में आपके सामने। आज रविवार को ये ब्रेकिंग इसलिए लेके आ रहे हैं क्योंकि 14 तारीख को अब तारीख मुकर्रर हो गई है शिंदे के लिए, और विधानसभा अध्यक्ष को अब फैसला लेना है सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव के हिसाब से कि शिंदे की सरकार रहेगी या नहीं रहेगी। जिन 53 सदस्यों का यानी कि विधायकों का दावा कर रहे हैं शिंदे साहब, क्या वो सच में उनके साथ हैं? क्या शिंदे ने जो कुछ किया वो सही था विधायी तौर पे, देश के संविधान के हिसाब से, संवैधानिक तौर पे वो सही था? ये सारे सवाल हैं। इन सवालों का जवाब खोजना है वहां के अध्यक्ष को। जरा आना चाहता हूं अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास, आपसे भी समझूं जरा कि जो कुछ वहां होने जा रहा है विधानसभा में महाराष्ट्र में, शिंदे रहेंगे या विदाई होगी? अगर विदाई होती है तो महाविकास आघाड़ी की सरकार आती है या वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? यह भी बहुत बड़ी बात है। जरा आपसे समझूं कि आप किस रूप में इसको देखते हैं। पूरा का पूरा मसला दिल्ली में भी बहुत कुछ चल रहा है, गहमा गहमी, उस पर नजर तो हम लगाए हुए हैं, टिकाए हुए हैं ही, लेकिन आप बताइए क्या कुछ आप देखते हैं? राजीव जी, मुझे लगता है कि जब तक केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तब तक शिंदे रहे या जाएं, महाविकास अघाड़ी की सरकार भाजपा महाराष्ट्र में नहीं बनने देगी किसी भी तरीके से। उसके लिए वो हर संभव प्रयास करेगी, फिर चाहे वो राष्ट्रपति शासन लगाना हो, चाहे अजीत पवार को मुख्यमंत्री बनाना हो, जिस तरीके से शिंदे को बनाया गया उसी तरीके से अजीत पवार को बना करके कुछ दिन टाला जाए, कुछ भी किया जाए, मतलब उसे कुछ भी करना पड़े वो इस तरीके से कर देना चाहेगी। लेकिन मुझे अभी लगता है राजीव जी कि अभी शायद जो अजय जी बात कह रहे थे बात वही है कि विधानसभा अध्यक्ष का जो फैसला आएगा, मुझको लगता है कि वो फिलहाल एकनाथ शिंदे के पक्ष में आएगा और उसके खिलाफ उद्धव ठाकरे को सुप्रीम कोर्ट फिर जाना पड़ेगा, और तब तक लोकसभा के चुनाव आ जाएंगे, और लोकसभा के चुनाव तक आते आते जो है तब जो है एकनाथ शिंदे को निपटाने का काम किया जाएगा, और तब तक जो अजीत पवार को भी सहला के रखा जाएगा। इस रणनीति पे हो सकता है भारतीय जनता पार्टी काम करे। लेकिन अगर ये तय कर चुकी है भारतीय जनता पार्टी की अब शिंदे का बोझ नहीं ढोना है और अजीत पवार के जरिए आगे बढ़ना है, तो फिर जो है शिंदे के खिलाफ फैसला जो है वो आ जाएगा विधानसभा अध्यक्ष का। तो अब ये जो कुछ है वो सब कुछ निर्भर करता है इन्हीं के ऊपर कि भारतीय जनता पार्टी ने शिंदे का भविष्य असल में क्या तय किया है। शिंदे का भविष्य शिंदे को तय नहीं करना है, शिंदे का भविष्य भारतीय जनता पार्टी को तय करना है कि भारतीय जनता पार्टी शिंदे का बोझ कब तक जो है वो ढोएगी। कुल मिलाकर की स्थिति जो मुझको लगता है वो यही है। और अगर भारतीय जनता पार्टी तैयार है शिंदे का बोझ अभी ढोने के लिए, या अजीत पवार से सारी चीजें सेटल नहीं हो पाई हैं, तो तब तक के लिए जो है वो अभी इसको टाला जाएगा। लेकिन चूंकि फैसला आने वाला है राजीव जी, इसका मतलब कि चीजें सब कुछ तय हो चुकी है। या तो अजीत पवार के साथ जो है वो सेटिंग गेटिंग पूरी हो चुकी है, या शिंदे को जो है बोझ नहीं ढोया जाना है, ये तय हो चुका है। इन दो में से एक चीज जो है कोई ना कोई जरूर है, लेकिन जब वो विधानसभा अध्यक्ष का फैसला आएगा तभी तय होगा कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल अमलेंदु जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी। स्वामी जी, आपका स्वागत करता हूं इस ब्रेकिंग न्यूज में। और इस ब्रेकिंग न्यूज में हम चर्चा कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में शिंदे की विदाई तय। 14 तारीख को महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे पर फैसला लेना है वहां के विधानसभा अध्यक्ष को, और उसके बाद जो कुछ होगा एक गंभीर समस्या उत्पन्न होने वाली है। हम देख रहे हैं देश की राजनीति में, क्योंकि महाराष्ट्र की 48 सीटें और उन 48 सीटों का हाल जो है वो बहुत जल्दी हमारे सामने आएगा।
उसी महाराष्ट्र के मुंबई, वहां की राजधानी मुंबई में अभी इंडिया गठबंधन और मजबूती के साथ यानी 26 से 28 बन के बाहर आया है। और वहां हम देख रहे हैं कि एक ऐसी सरकार है जो कभी अपने उप मुख्यमंत्रियों के साथ लड़ाई करते हुए दिखाई देती है। अनमने ढंग से उप मुख्यमंत्री वहां अपने पद पे आते हैं। मैं बात कर रहा हूं देवेंद्र फडणवीस की। अभी आपने देखा कि एक पुलिस की कार्यवाही में वहां भी अनमने ढंग से दिखाई दिए देवेंद्र फडणवीस जी। उनका बयान कुछ और आया, इनका बयान कुछ और आता है। तो ये तो खींचतान चल ही रही है सरकार के अंदर खाने में, लेकिन बाहर जो कुछ आने वाला है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। जरा आपकी पहली प्रतिक्रिया कि अगर इनकी सरकार, इनकी विदाई हो जाती है तो कुछ आप देखते हैं देश की राजनीति में, क्या कुछ दिल्ली में हलचल होने वाली है और क्या कुछ महाराष्ट्र में होने जा रहा है? देखिए राजीव जी, ये मात्र शिंदे जी की विदाई की बात नहीं है, अभी तो बहुतों की विदाई होगी। अब तो जिसे कहते हैं ना, मास में विदाई होगी। अब किसी की विदाई अभी हो जाएगी, किसी की विदाई विधानसभा चुनाव के बाद हो जाएगी, किसी की विदाई जो है लोकसभा चुनाव के बाद होगी। तो जो विदाई की तो जो पूरी हमारी रस्में हैं वो अभी बहुत बड़ी हैं। हम लोगों को बहुत लोगों की विदाई करनी है और बहुत नए लोग जो आगंतुक आएंगे उनका स्वागत करना है। तो शिंदे जी तो मात्र एक कड़ी हैं। अभी जो चुनाव हुआ उसमें बहुत लोगों की विदाई हो गई। तो मैंने जैसे कल के कार्यक्रम में ही आपके कहा था कि देखिए, जितने इस प्रकार के राजभर साहब लोग हैं, चाहे वो महाराष्ट्र के हों, चाहे वो मध्य प्रदेश के हों, चाहे किसी भी प्रदेश के हों, विदाई तो देखिए इनकी होनी है। बारी बारी से सबकी बारी आएगी। और ये जो स्थिति बनी है, असल में देखिए भारत का जो मानस है और भारत की जो खुद की भावना है, ये अब इतनी ज्यादा प्रबल हो गई है कि इस प्रकार की घटना को हम लोग स्वीकार नहीं करते। जनमानस इसको स्वीकार नहीं करता। वो तो कहता है कि ये किस प्रकार का प्रपंच हो रहा है भारतीय राजनीति में। भारतीय राजनीति गंदी जरूर थी, लेकिन इतनी ज्यादा गंदी थी ये किसी ने नहीं सोचा था। आप सोचिए कि जो भ्रष्टाचारी लोग हैं और जिन लोगों ने, जैसे महाराज हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज की इतनी ज्यादा इज्जत क्यों होती है कि वो जिस राणा प्रताप की, ये लोग सीना तान के देश के लिए लड़े और इन्होंने किसी प्रकार के प्रलोभन का, किसी प्रकार के लालच का वो नहीं किया। जीवन में कष्ट सहा, महात्मा गांधी ने जीवन में कष्ट सहा, हमारे जितने भी क्रांतिवीर थे उन्होंने कष्ट सहा। लेकिन कुछ थे चलिए जिन्होंने माफी मांगी और उन्होंने अंग्रेज सरकार से पेंशन ली, लेकिन वो बड़े नगण्य लोग थे। लेकिन आज की राजनीति में राजीव जी, इन लोगों की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई है और ये लोग इतने नंगे हो गए हैं भारतीय समाज के सामने कि समाज भी ये सोचने लगा है कि हमारी छवि पूरे विश्व में क्या हो रही है। जो लोग जो है भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं, जिनको लोग देखना पसंद नहीं करते हैं और जिनके खिलाफ सीबीआई और ईडी की जांच चलती है, और वो अचानक किस प्रकार से सत्तारूढ़ पक्ष की तरफ चले आते हैं और किस प्रकार से जिन लोगों ने उनको पाल पोस के बड़ा किया है, जो कांग्रेसी छोड़ छोड़ के गए, चाहे वो गुलाम नबी आजाद हो, चाहे आरपीएन सिंह हो, चाहे जितिन कुमार हो, चाहे श्रीमंत हो, ये जितिन प्रसाद हो, जितने लोग भी हैं, देखिए बारी तो सबकी आएगी। और आप देखिएगा इनकी राजनीतिक पारी राजीव जी ऐसी खत्म होगी और आगे आने वाली हमारी नस्लें जो हैं इन लोगों का उदाहरण देंगी, अपने बच्चों को समझाने का प्रयास करेंगी कि कुछ भी बन जाना, ऐसे मत बनना। तो देखिए ये तो अभी शुरुआत है। अभी आप देखिएगा, अभी तो चुनाव की आहट है और जिस प्रकार से जिला परिषद के चुनावों में परिवर्तन हुआ है और जिस प्रकार के बाई इलेक्शंस में हुआ है और जिस प्रकार से जनता ने एक तरफा निर्णय अपना दिया है, तो अभी तो हम लोगों को बिल्कुल तैयार होना चाहिए कि विदाई हम लोग हंस हंस के देंगे, खुशी खुशी देंगे। उस प्रकार की विदाई नहीं होगी कि उसमें उनको चाहे आंसू आए जिनकी विदाई हो, लेकिन हम जो विदाई देने वाले हैं वो ढोल नगाड़ा बजा के इनकी विदाई करेंगे। जी, ढोल नगाड़ा बजा के विदाई करेंगे कह रहे हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी। यहाँ विदाई की बात हम कर रहे हैं और वो भी सीएम एकनाथ शिंदे की। और क्या ऐसा होने जा रहा है? अगर ऐसा होता है 14 तारीख को यह फैसला आ जाएगा दोस्तों कि महाराष्ट्र में सीएम एकनाथ शिंदे रहेंगे या नहीं रहेंगे। अगर यह फैसला उनके पक्ष में जाता है तो भी और अगर नहीं जाता है तो भी यह मामला एक बार सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, ऐसा भी कहा जा रहा है कानून के जो जानकार हैं उनके जरिए। लेकिन यहां इसका क्या असर पड़ने जा रहा है यहां मोदी सरकार पर, केंद्र की सरकार पर और आने वाले चुनाव पर, जरा उस पर अब बात हम करते हैं। आना चाहता हूं एक बार फिर से धनंजय कुमार जी सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुंबई से, और इनसे बेहतर कौन बता सकता है कि महाराष्ट्र का असर जो है दिल्ली में क्या पड़ सकता है। जरा आप बताइए। एक तरफ धनंजय जी, यहां दिल्ली में
विश्व गुरु बनने की होड़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी दिल्ली को पाट दिए हैं। अच्छी बात है, हम भी चाहते हैं कि विश्व गुरु हमारा देश बने, लेकिन एक अकेला ना बने, ये पूरा देश बने। लेकिन दूसरी तरफ सबसे बड़ी बात है कि जब इसके सियासी मायने खोजे जाते हैं, जब एकनाथ शिंदे की सरकार लाने और उद्धव ठाकरे की सरकार को गिराने या महाविकास आघाड़ी सरकार को गिराने की बात आती है, तो यहां फिर एक ओछी गंदी पॉलिटिक्स जो है वो दिखाई देती है। और उसका कहीं ना कहीं आज जो आपने रोपा है वही कल काटोगे, ये तो कहा ही जाता है। क्या ये काटने का वक्त आ गया है धनंजय जी? बिल्कुल सही कह रहे हैं, काटने का ही वक्त आ गया है। और काटने का भी क्या काटेंगे, फसल जो लगाई थी वो फसल हुई नहीं, तो घास बन के रह गई फसल। और जो उसमें हमारे यहाँ गांव में बोलते हैं मुन्नी हो गया है ना, कि बीज जो है जो उसमें अनाज आना था वो अनाज आए नहीं और पौधा पहले गिर गया। तो हमारे यहाँ बोलते हैं धान के समय बोलते हैं खखरी हो जाना। खखरी हो जाने का मतलब होता है कि उसमें छिलका तो है लेकिन अनाज नहीं है। तो बीजेपी के साथ महाराष्ट्र में यही हुआ। उसने सोचा तो था कि जो है हम धान लगा देंगे, लेकिन धान लगाने का एक तो समय होता है, कभी भी धान लगा नहीं सकते हैं। रबी के फसल में अगर ये लगा देंगे धान तो बेकार हो जाएगा। तो गलत समय में उन्होंने धान लगाया और उसका नतीजा हुआ कि जो है अब जो उन्होंने पूरी मेहनत की वो उनके खिलाफ जा रही है। अब एक तरह से मान सकते हैं, अगर मैं एक वाक्य में कहूँ तो बीजेपी फंस गई है बुरी तरह से। और तमाम कोशिशें, जितनी भी कोशिशें बीजेपी की हुई, वो तमाम कोशिशें बीजेपी को और फंसाती चली गई। समझ लीजिए महाराष्ट्र दलदल की तरह उसके लिए सामने आ गया कि पहले जो है एक तो आपने गलती की कि आपने जो है अजित पवार को तोड़ करके सरकार बनाई थी। उस समय आप याद कीजिए, रात भर में कुछ घंटे की सरकार हुई। बहुमत साबित करने से पहले फडणवीस जी जो इस्तीफा दे करके चले गए। और उससे पहले भी मैं कहूं जो एक रार ठान लिया इन्होंने उद्धव ठाकरे के साथ। उद्धव ठाकरे या कहिए कि जो है बाला साहब ठाकरे या कहिए शिवसेना सबसे विश्वस्त पार्टी रही बीजेपी के। और महाराष्ट्र में भी बीजेपी को जमने में शिवसेना का बड़ा रोल है। शिवसेना के कंधे पर चढ़ करके बीजेपी इतनी ऊंचाई तक आई थी। लेकिन जब बीजेपी ऊंचाई पर आई तो अहंकार से भर गई और उसने कहा कि कोई नहीं, मैं ही सबसे बड़ा भाई हूँ और जो मैं कहूंगा वही होगा। तो ये उद्धव ठाकरे को समझ में आ गया था कि अगर ये किए हम तो शिवसेना का अस्तित्व कुछ साल में निपटा देंगे, खत्म कर देंगे। और शिवसेना तन करके खड़ी हो गई, उद्धव ठाकरे खड़े हो गए। और उसके बाद किस तरह से सपोर्ट किया शरद पवार ने, सबको मालूम है। तो बीजेपी ने जितने प्रयास किए, शिवसेना को कमजोर करने के प्रयास किए या एनसीपी को कमजोर करने के प्रयास किए, ये तमाम प्रयास फ्लॉप इसलिए हो गए कि जमीन पर बीजेपी जो है वो मजबूत नहीं है। और इस चक्कर में उसने अपने नेताओं को भी नाराज किया, चाहे एकनाथ खड़से हो या पंकजा मुंडे हो। अब बताइए, गोपीनाथ मुंडे मजबूत धड़ा थे, मजबूत स्तंभ थे महाराष्ट्र बीजेपी के। आज पंकजा मुंडे के साथ जो आप कर रहे हो, क्या गोपीनाथ मुंडे के समर्थकों को वो अच्छा लगेगा? क्या ओबीसी समाज को वो अच्छा लगेगा? आप देखिए, आप कितना भी कहिए कि आप जो है देशभक्ति कर रहे हैं या सबसे पहले देश को सोचते हैं, लेकिन ये झूठे दावे इसलिए हो जाते हैं कि सबसे पहले आप कास्ट समीकरण को सोचते हैं। जातीय समीकरण के बिना हिंदुस्तान में राजनीति नहीं की जा सकती। और धर्म की जो राजनीति करने की कोशिश की उसका बंटाधार हो चुका है। तो धर्म के भीतर जो वो जिस तरह से कास्ट को, जिस तरह से हिंदू धर्म पे आरोप लगता है कि आप जो है जातियों के बीच में भेद पैदा किया, दलितों को सम्मान नहीं दिया, पिछड़ों को सम्मान नहीं दिया, आदिवासियों को सम्मान नहीं दिया, और लगातार दिखता रहता है। आप मध्य प्रदेश में देख लीजिए, महाराष्ट्र में देख लीजिए या कहीं देख लीजिए। और शिवसेना ओबीसी की पार्टी है, ये भी जान लीजिए। शिवसेना भले आपको लगता है कि हिंदू की पार्टी है, लेकिन हिंदू की पार्टी है, लेकिन वो कास्ट फैक्टर को इग्नोर नहीं कर सकते। और शिवसेना ओबीसी की पार्टी है, उसकी जो समर्थक है महाराष्ट्र का ओबीसी समाज है। अब पूरे देश में जो ओबीसी के पास मैसेज गया है, जातीय जनगणना को रोकने का जिस तरह से प्रयास किया गया बीजेपी द्वारा या संघ के नेताओं द्वारा या और जो सवर्णवादी सोच के लोग हैं, फाइनली क्या हुआ? बिहार में जातीय जनगणना हो रही है और उत्तर प्रदेश में जो स्वामी प्रसाद मौर्य है या अखिलेश यादव है, जातीय जनगणना के पक्ष में बड़ी मजबूती से खड़े हो गए हैं। और कांग्रेस पार्टी खुद
आप याद कीजिए, अभी 2 दिन पहले जो है, जो सोनिया गांधी ने लेटर भेजा, उसमें क्या कहा, 9 बातों में क्या है, जो विशेष सत्र आ रहा है अभी, विशेष सत्र के लिए क्या कहा कि जातीय जनगणना बहुत मजबूती से हम उठाएंगे। तो आप समझ लीजिए देश की राजनीति जो है वो जातीय जनगणना उसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाने जा रहा है, और जातीय फैक्टर बहुत मजबूत होने जा रहा है। और ओबीसी जिस मजबूती के साथ अब राजनीति करने जा रही है, अब ओबीसी को इग्नोर करके देश में राजनीति नहीं कर सकते हो, ये मैसेज बीजेपी के पास चला गया है। इसीलिए बीजेपी के जो प्रेरणा स्रोत है कहिए, या संघ के जो हेड हैं, वो क्या कह रहे हैं, वो भागवत जी को कहना पड़ रहा है कि जब तक देश में गैर बराबरी है आरक्षण रहेगा, लेकिन आरक्षण रहेगा तो आरक्षण को जमीन पे उतारना पड़ेगा भागवत जी, केवल भाषा में नहीं चलेगा। आप लगातार जो वैकेंसियां निकाल रहे हैं, वो चाहे कॉलेज की वैकेंसी हो, चाहे वो दूसरे कांस्टेबल की वैकेंसी हो, आप उन तमाम वैकेंसियों में चालाकी दिखा रहे हैं और ईडब्ल्यूएस की सीटें ज्यादा कर देते हैं, जबकि उसका परसेंटेज कम है, और वो भी गलत है। अगर संवैधानिक बात करें तो ईडब्ल्यूएस जातीय आधार पे आरक्षण नहीं है। तो ये सारी चीजें बीजेपी को समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रही है तो समझ में आ जाएगी। और जो कहा प्रोफेसर स्वामी ने कि कई लोगों के जाने का वक्त है, तो अब इनके जाने का वक्त आ गया है। लेकिन ये कॉन्फिडेंस कहां से आया? क्या ये कॉन्फिडेंस राहुल गांधी की पदयात्रा के बाद आया है? क्या ये कॉन्फिडेंस भारत जोड़ो यात्रा और उसके बाद इंडिया के गठबंधन के बाद आया है? ये एक बड़ा सवाल है। स्वामी जी, आपके पास फिर से आना चाहता हूं। हम आज दोस्तों बात कर रहे हैं महाराष्ट्र में शिंदे की विदाई तय। एकनाथ शिंदे जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, उनकी विदाई बहुत जल्द होने वाली है। 14 तारीख को फैसला लेना है विधानसभा अध्यक्ष को, और इस फैसले में जो कुछ भी होगा आपके सामने हम रखेंगे। लेकिन आज इसकी चर्चा हम क्यों कर रहे हैं? आज इसलिए इसकी चर्चा कर रहे हैं क्योंकि एक तो समय कम है, दूसरा अभी से नींद उड़ गई है शिंदे साहब की, और बीजेपी की भी नींद उड़ी हुई है। नींदें जो हैं उड़ी हुई इन तमाम नेताओं की हैं जो अभी सरकार में बैठे हैं महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र की 48 सीटें जो कि सेकंड पोजीशन पे इस देश में आती है सीटों के हिसाब से। पहला राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश है जहां 80 सीटें, उसके बाद दूसरे नंबर पर 48 सीटों के साथ महाराष्ट्र, और तीसरे नंबर पर आप जानते हैं कि वेस्ट बंगाल है, ममता बनर्जी वहां है 42 सीटें, और चौथे नंबर पर बिहार जहां 40 सीटें, पांचवें नंबर पर तमिलनाडु जहां 39 सीटें। तो ये अलग अलग, लेकिन अभी महाराष्ट्र सेकंड नंबर, यहां बात कर रहे हैं हम। हमारे साथ जुड़े हुए हैं तमाम साथी, और स्वामी जी के पास आऊं, लेकिन उससे पहले ये मंडप है, ये भारत मंडपम जहां G20 की बैठक हो रही है, और उसके अलावा ये भारत मंडपम का हाल देखिए, बारिश का पानी, और दिल्ली में अगर बारिश हो जाए तो ये हाल होता है गलियों का, मोहल्लों का, सड़कों का। लेकिन इस 2700 करोड़ रुपए के मंडप का ये हाल होगा, ये शायद 20 देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने नहीं सोचा होगा। ये यहाँ के हमारे तथाकथित विश्व गुरु को सोचना चाहिए, समझना चाहिए। और उसके अलावा एक विजुअल, इसमें एक तस्वीर और दिखाई दे रही थी, इस तस्वीर को ज़रा रिपीट कीजिए तो उसको भी दिखाते हैं। हरे पर्दे लगे हुए, ये जो हरा पर्दा आप देख रहे हैं, इन हरियाली के पीछे जो हरे हरे पर्दे हैं जिस पर G20 के बैनर्स लगे हुए हैं, आप देख लीजिए। और ऑटो रिक्शा दिखाई दे रहा है, एक बाइक वाला भी दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके पीछे जो है वो यहाँ की बस्तियाँ हैं जिनके लोगों को उससे ढक दिया गया है, और वो बहुत नाराज़ हैं कि आखिर हमने क्या गुनाह किया है, कि लोग क्या जानते नहीं कि हिंदुस्तान में कितनी गरीबी है। क्या लोग ये भूल जाएंगे कि 80 करोड़, इसी देश के 80 करोड़ जनता को आप लाइन में लगाकर 5 किलो अनाज देते हैं? क्या ये दुनिया के लोग नहीं जानते? खैर छोड़िए, बात करते हैं हम सीधे। स्वामी जी, आपके पास आना चाहता हूं, आपसे समझें क्या कुछ वहां से लेके यहां तक, दिल्ली तक, और उसमें ये 14 तारीख की का जो दिन है वो, और एकनाथ शिंदे को अगर देखा जाए और वहाँ की राजनीति को देखा जाए, महाराष्ट्र की राजनीति को, 48 सीटें, 80 सीटों की चर्चा हम कल पिछले 2 दिनों से खूब कर रहे हैं। घोसी के चुनाव के बाद यानी उत्तर प्रदेश की चर्चा खूब कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की चर्चा में एक चर्चा और करना चाहता हूं कि 7 जिला पंचायतों के इलेक्शन जो हुए हैं, और उस इलेक्शन में भी हार मिली है, कल आपने बताया भी था। समाजवादी पार्टी की जीत हुई है, बीजेपी की हार हुई है, और उसमें भी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बीजेपी कुछ जगहों पर
सत्ता में थी, वहां से भी समाजवादी पार्टी ने सत्ता छीन ली है। ये उत्तर प्रदेश का हाल है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जो चुनाव हुए, पंचायत चुनाव, उसका हाल है। और उसके अलावा हाल आपने घोसी का देख ही लिया। उसके बाद दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र की 48 सीटों पर नजरें क्यों नहीं टिकी रहेंगी। इन दोनों जगहों में अगर जो बढ़त बना ले उसकी सरकार बन सकती है 2024 में। कैसे देखते हैं स्वामी जी? राजीव जी, इसके पहले आपके प्रश्न का उत्तर दूं, मैं ये जवाब देना चाहता हूं, ये जो हरे पर्दे लगे हैं, देखिए भारत जाना जाता है फकीरी से। हमारी जो परंपरा है, जो विश्व हमको देखता है ना, वो हमारी फकीरी को देखता है। मैं तो क्योंकि काशी में पढ़ा हूं, बनारस में पढ़ा हूं, देखिए आज से 10-15 साल पहले तक सबसे ज्यादा अगर विदेशी यात्री आते थे तो वो काशी में आते थे, और काशी में आके वो काशी वासियों की तरह रूप धारण कर लेते थे। वही बड़ी बड़ी जटाएं, वही हिंदुस्तानी वेशभूषा, क्योंकि उनको ये विस्मय होता था कि भारत जो है ये कितना ज्यादा आध्यात्मिक, किस प्रकार का देश है। जो गरीब आदमी है वो भी कितना खुश है, और इतनी खुशी तो लोगों को अमीरी में नहीं मिलती जितने भारतवर्ष में लोगों को फकीरी में मिलती है। अरे आपने देश की जो असलियत है और देश की जो फकीरीपन है उसको हरे पर्दे से ढक दिया। अरे यहाँ बड़ी बड़ी रोड्स और जो काशी कॉरिडोर बना है, अरे बस यहाँ लोग वो यूरोप देखने थोड़ी आते हैं, या भारत देखने आते हैं। और भारत देख के उनको लगता है कि इस प्रकार का देश है जहां पे इतना ज्यादा उत्साह है, इतना रंग बिरंग, हर आदमी अलग अलग ड्रेस में। आप विदेश जाएं, आपको एक ही ड्रेस में देखेंगे, एक ही प्रकार के देखेंगे, हर शहर जो आपको एक प्रकार का लगेगा। भारतवर्ष में जिस प्रदेश में जाएंगे आपको संस्कृति और संस्कार मिलेंगे, अलग प्रकार का भोजन मिलेगा, आप उसे ढक देंगे। और देखिए वास्तविकता में ये जो पानी भरा हुआ आप दिखा रहे हैं, आप इस प्रकार का जो प्रपंच और नाटक आप लोगों के सामने कर रहे हैं, और देखिए ये बात बिल्कुल स्वतः स्पष्ट है। पिछले 1 साल के अंदर, 1 साल पहले तक हम लोग जो थे वास्तविकता में संघर्ष कर रहे थे, हमें देख रहे थे कि देश को किस प्रकार से गलत दिशा में लिया जा रहा है और हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। राहुल गांधी की पदयात्रा ने देश की दिशा को बदल दिया है। आज के तारीख में जो 2 नैरेटिव बन गए थे कि राहुल गांधी किस वीरता से आज विदेश में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, खुलेआम जवाब दे रहे हैं, और इतने अच्छे जवाब दे रहे हैं कि वहां के जो पत्रकार हैं, वहां के जो इंटेलेक्चुअल क्लास है, वो देख रही है कि ये व्यक्ति देखो। और देखिए हमारी राजीव जी, और ये काशी की ही परंपरा है जो बड़ी विश्वविख्यात है। हमारे यहाँ जो शास्त्रार्थ हुआ करता था, शास्त्रार्थ में 2 बुद्धिमान लोग बैठ जाया करते थे, पूरी जनता देखती थी, और बड़े बड़े ऊंचे स्तर के प्रश्न होते थे, जवाब होते थे, और एक जीतता था, एक हारता था, एक दूसरे को गले मिलते थे और एक दूसरे को प्रणाम करके अलग होते थे। और देखिए यहाँ जो G20 का हो रहा है, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, आप बाइडेन साहब की बात को मानेंगे नहीं, आप यहाँ भी मन की बात करेंगे। चलिए अपने देश वाली तो मजबूर हैं, उन्होंने आपको चुना हुआ है, तो आप मन की बात करेंगे, उनको सुनना पड़ेगा। फिर आपके कार्यकर्ता जो हैं वो लोगों को इकट्ठा करके फोटो भी उनको भेजनी है अपने IT सेल को, कि देखिए हमने 50 आदमी इकट्ठे किए। अब वो दूसरी बात है 50 आदमी क्यों इकट्ठे हुए, कितना पैसा उनको मिला, खाने को क्या मिला, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन विश्व के पटल पर ये जो एक प्रकार का हास्यास्पद स्थिति आप पैदा कर रहे हैं, तो आज के तारीख में देखिए जिस प्रकार से महाराष्ट्र में हो रहा है, अभी तो हिंदुस्तान में शुरुआत हुई है, अभी तो 8 महीने बाकी हैं। और आप देखिएगा जो आप कह रहे हैं ना नींद उड़ गई है, अरे इन लोगों की क्या नींद उड़ी है, इनके जो धन के कुबेर हैं, इनको धन का स्रोत उपलब्ध करवाने वाले जो बड़ा एक महानुभाव हैं गुजरात के, उनकी नींद के बारे में सोचिए होगा। मुझे लगता है 5-7 दिन से उनको नींद नहीं आ रही होगी। जिस प्रकार से रहस्योद्घाटन हो रहा है और जिस प्रकार से पता चल रहा है किस प्रकार का त्रिकोण एक जो पूंजीपतियों के बीच में और जिस प्रकार का राजनीतिक लोगों के बीच में, अब तो उसमें जो कानूनविद हैं वो भी आ गए, सॉलिसिटर जनरल टाइप के लोग भी आ गए। तो ये जो त्रिकोण बन रहा है, ये किस प्रकार के देश को और देश की जनता को, देश की गरीब जनता को जिस प्रकार से शोषित कर रहा है, तो ये कलई तो खुल रही है। राजीव जी अच्छा है, परमेश्वर की बड़ी कृपा है इस देश पर, मेरे भारत महान देश पर, तो ये कलई खुल जाएगी। और अभी तो शिंदे साहब हैं, अभी तो बहुत सारे लाइन पे लगे, अगले 2-3 महीने में आप देखिएगा, और जो बच जाएंगे, अभी आप तो कह रहे हैं ना ये विदाई तय है, ये विदाई नहीं होगी, ये कहीं ऐसी जगह जाएंगे जहां ऊंची ऊंची दीवारें होती हैं, सलाखें होती हैं, थाली में खाना मिलता है। अभी तो परिवर्तन होगा बहुत बड़ा। और ये जो जिस प्रकार से इन लोगों ने, और ये जो बड़े बड़े अधिकारी हैं ना, जो ये SBI का और LIC का और बड़ी बड़ी जो संस्थाएं हैं, जिन्होंने जनता के साथ जो धोखा किया है, ये प्लेट में लाइन लगाए नहीं, 5 स्टार होटल में नहीं,
कहीं और लाइन लगा मिलेंगे खाना लेते हुए। जी, ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी। और देश के हालात और उसमें भी दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक की हम चर्चा कर रहे हैं। और महाराष्ट्र में जो कुछ हो रहा है वो उसको क्या हम रिफ्लेक्ट होते हुए देखेंगे, दिल्ली में जो कुछ हुआ घोसी में उसका रिफ्लेक्शन क्या हम दिल्ली में देख रहे हैं। 2 दिनों से हम घोसी की चर्चा कर रहे हैं और इसलिए भी चर्चा कर रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, दूसरी बार सीएम बने हैं वहां योगी आदित्यनाथ, लेकिन वहां क्यों हार नसीब हुई, और उसमें भी दारा सिंह चौहान को हार मिली। और छोटी मोटी हार नहीं, जो राहुल गांधी 60% लोग हमारे साथ हैं वो कह रहे हैं, वही 60% मत क्यों, वोट क्यों समाजवादी पार्टी को चले गए। ये बहुत सारी बातें हैं जिसका जवाब हम खोजने की कोशिश पिछले 2 दिनों से तो कर ही रहे हैं, लेकिन उसके बीच ये खबर भी आ रही है कि महाराष्ट्र में भी गड़बड़ होने वाला है। महाराष्ट्र में जो कुछ होने जा रहा है उसकी चर्चा हम आज से, इसलिए हमने शुरुआत इसकी कर दी है क्योंकि अगले 3 दिनों तक आप देखिएगा कहीं ना कहीं महाराष्ट्र छाया रहेगा सुर्खियों में। और महाराष्ट्र के अलावा 18 तारीख से 22 तारीख तक जो संसद का विशेष सत्र होने जा रहा है उसमें गणेश चतुर्थी की बात तो हो ही रही है कि उसी दिन, क्योंकि 19 तारीख को गणेश चतुर्थी है और उसी दिन पुराने संसद भवन से नए संसद भवन यानी सेंट्रल विस्टा के संसद भवन में प्रवेश करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पार्टी के साथ भी और विपक्षी दलों के सांसदों के साथ भी। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर उस सत्र को, विशेष सत्र को बुलाया क्यों गया है। भारत जो रोमन में लिख करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हुए थे G20 की बैठक में, वो भारत शब्द वहां कुछ मायने रखता है या कुछ और है। तो बहुत सारी बातें हम लगातार कर रहे हैं। शाम को भी आज जब हम चर्चा करेंगे तो इन तमाम बातों पर चर्चा होगी। न्यूज़ पॉइंट में आप सबका इंतजार रहेगा शाम 7 बजे। लेकिन इस वक्त जब हम ब्रेकिंग लेके आए हैं, हमारे साथ 4 साथी मौजूद हैं। जरा आना चाहता हूं एक बार अजय शुक्ला जी के पास में। अजय जी सुन रहे हैं आप हमें, और सीधा आपके पास आना चाहता हूं एक बार फिर से, और आपसे जरा समझूं अजय जी कि जो कुछ यहां हो रहा है, पानी की तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं, जो G20 के मंडपम में जो पानी आ गया है, भर गया है, जिसका जिक्र आप शुरुआत में कर रहे थे, उस तस्वीर को भी हम दिखा रहे थे। हरे पर्दों से ढके हुए स्लम एरियाज को भी हम दिखा रहे हैं, और कुछ तस्वीरें ऐसी भी आई हैं जिसमें जीव जंतुओं को, खासकर कुत्तों को, जो स्ट्रे डॉग्स हैं, उनको बहुत बुरी तरह से पकड़ के और उनको बहुत अमानवीय तरीके से उसको ले जाया गया, और उसकी चर्चा भी खूब हो रही है। तो ये अमानवीयता और दूसरा ये जो कली खुलती हुई ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये सब चीज़ें, और इन सब के बीच उत्तर प्रदेश से भी मोदी सरकार के लिए अच्छी खबर नहीं और महाराष्ट्र से भी अच्छी खबर नहीं। क्या कहेंगे, मोदी जी की नींद उड़ गई है? राजीव जी, आप ये एक चीज समझ लीजिए, मैं एक शब्द कहता हूं, ये मंडपम में पानी नहीं भरा है, ये भारतीय जनता पार्टी के पूरे कुनबे में पानी भर गया है। ये लीक वाला वीडियो था ना, जो मोदी चर्चा कर रहे थे और ऑफिसर बतिया रहे थे कि लीक हो गया, वो यही सब लीक हो गया। अब नरेंद्र मोदी के ये विदाई का समारोह है, इस समारोह को आप यूं देखिए। और विदाई क्यों है, इसका संदेश 6 राज्यों के चुनाव ने दे दिया। अब इससे ज्यादा यदि ईमानदारी से खबर लिखी जाती तो यही लिखा जाता, खेल की भाषा में यदि हम इसकी हेडलाइन लगाएं तो लिखते, इंडिया ने एनडीए को दी पटकनी। और यदि हम इसको वैसे लिखते तो सीधी सी बात कि भाजपा की करारी हार, इंडिया जीता, या इंडिया की शानदार जीत, भाजपा की करारी हार। तो साहब ये हेडलाइन जो है बन चुकी है। अब ये 6 राज्यों ने दिखा दिया। अब 6 राज्यों के बाद में जो स्थिति है, मैं तो कहता हूं अच्छा है। इस देश का 1 नेशन 1 इलेक्शन का ये आज का नया फार्मूला तो है नहीं, इसके लिए कोई कानून लाने की भी आवश्यकता नहीं है। यह तो सीधी सी बात है, पहले से ही सिस्टम है। जब 1951 में पहला चुनाव हुआ, उस समय भी 1 नेशन 1 इलेक्शन था, और यह क्रम 17वीं शताब्दी तक, सॉरी जो 17वीं वर्ष 19 शताब्दी, वो क्या कहते हैं, दशक तक, 70 दशक तक यही प्रक्रिया चलती रही।
और उसके बाद में कालांतर में जहां जहां सरकारें गिरी और सारी चीजें हुई, उसके बाद में ये इधर उधर हुआ। तो साहब ये कोई ऐसा विषय नहीं है, इसमें सिर्फ इतना है, यदि होगा तो जहां पर जो स्थितियां हैं कि ये कुछ राज्यों के इलेक्शन साथ करा देंगे, वो हो सकते हैं, अच्छा है हो जाए, एक साथ निर्णय हो जाएगा, इसमें कहीं अनुचित भी नहीं मुझे दिखाई देता। मैं तो कह रहा हूं हो जाए, कम से कम ये हरियाणा में साफ हो जाएंगे, ये और तमाम राज्यों में साफ हो जाएंगे जो आसपास ही 6 महीने के अंदर के इलेक्शन से। मध्य प्रदेश में जा ही रहे हैं, राजस्थान में खत्म ही है, इसके बाद छत्तीसगढ़ में खत्म ही है, कहां आप बात करते हैं, तेलंगाना में स्थिति बिल्कुल इनकी खत्म है, महाराष्ट्र में स्थिति बिल्कुल खराब है। तो ऐसी स्थिति में इनके घर में अब पानी भर गया है और यही वजह है कि इनके लोग कुल बुला रहे हैं। और आप देखिए, यदि कहीं और गोदी मीडिया ना होता तो एक खबर कितनी बड़ी होती कि भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग विधायक ने इस्तीफा दिया और कांग्रेस में शामिल हुआ। कांग्रेस में जो व्यक्ति किसी भी चुनाव को कभी नहीं जीता था, कभी किसी चुनाव का टिकट नहीं दिया गया था, वो अनिल एंटोनी भाजपा में शामिल होता है तो ये होता है कि कांग्रेस के लिए इतनी बुरी खबर, कांग्रेस टूटी, एंटोनी शामिल हुए। अरे भैया, जिसकी कोई वजूद नहीं है उसको शामिल करके ऐसे आप दिखा रहे हो। और फिर उसी क्षेत्र में जब उसी राज्य में चुनाव होता है तो आप बुरी तरह से हारते हो, दूसरे नंबर पे भी नहीं, आप आके कहां टिकते हो, मतलब आपकी जगह दूसरे नंबर पे भी नहीं है। तो यह स्थिति है, यही कमोबेश स्थिति आप देखिए घोसी के चुनाव में। घोसी तो इधर गोरखपुर से जुड़ा हुआ है और गोरखनाथ संप्रदाय का गढ़ बिल्कुल बगल में है, इधर अयोध्या है, इधर काशी है, तीनों जगह तो सारे आपके जो है मठाधीश बैठे। और मठाधीशों के बैठने के बाद में स्थिति यह है कि इतनी करारी हार भाजपा की होना अपने आप में संकेत देता है कि अब इनके घर में पानी भर गया है और जो दलदल है उस दलदल में धंस रहे हैं। और यही स्थिति जहां जीते, आप देखिए बागेश्वर जो सिटिंग विधायक था उसकी पत्नी को टिकट दिया गया, सिंपैथी वोट था और वहां पर इंडिया गठबंधन नहीं लड़ा था, समाजवादी पार्टी भी लड़ी थी और भी लड़े थे। उसके कारण वोट जो है कांग्रेस के बटने के बाद स्थिति यह है कि कांग्रेस सिर्फ 2400 वोट से हारी, जबकि उन्हीं के पति जब लड़े थे, अभी तो सिंपैथी वोट भी मिला, तब वो भी नहीं थी, और जब वो 13,000 वोट से जीते थे। तो आप समझ लीजिए किस तरह आंकड़े, अगला झटका लगा तो खत्म है। और यह सीट तो पिछले 5 बार से भाजपा के पास है, तब यह हालत हो गई है। छोड़िए, आप आ जाइए त्रिपुरा में। त्रिपुरा में 2 सीटें, दोनों सीटों में कांग्रेस से नहीं मुकाबला था, वामपंथी से मुकाबला था, और वहां भी आप देखिए क्या स्थिति है। कोई बड़ी उपलब्धि ले ली हो तो बता दें। तो और जहां जहां हारे हैं वहां स्थिति क्या है, इतने बड़े बड़े अंतर हैं कि ये कहीं दिखाई नहीं दे। तो यानी अब जनता इन्हें नकारने का मन बना चुकी है, इस बात का ये संकेत है। और इसमें मैं एक और चीज जोड़ूंगा कि अभी 2021 के आखिरी में 22 में की शुरुआत में एक चंडीगढ़ में इलेक्शन हुआ था नगर निगम का। यहां के नगर निगम में यदि वो नगर निगम की बजाय सांसद का चुनाव होता, लोकसभा होता, तो कांग्रेस का सांसद जीत गया होता, क्योंकि कांग्रेस ने यहां 31.5% वोट पाए और भाजपा और आम आदमी पार्टी, जबकि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के वोट काटे, बावजूद इसके वो सब सिमटे हुए थे, उनसे कम थे, सीटें भले किन्हीं कारणों से ज्यादा। तो यह स्थिति है, यह बताता है कि अब हिंदुस्तान में यदि एक साथ चुनाव हो गया तो भाजपा पूरी तरह सिमट जाएगी। और जो
ये मंडपम में पानी भरा है 2700 करोड़ रुपया लगा के, जो कली मतलब आप सोचिए ना, 2 दिन का सम्मेलन नहीं कर पा रहे हैं, ये हालत है। तो वो जो दलदल हुई है उस दलदल में ये समा गए, यह स्थिति है। जी राजू जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, 2700 करोड़ रुपए लगाकर मंडपम का आप निर्माण करते हैं और 2 दिनों का कार्यक्रम, और इसमें अगर बारिश हो जाती है तो स्थिति ऐसी हो जाती है, भयावह स्थिति आप देख रहे हैं, और ये अच्छी बात नहीं है। देश का नाम रोशन हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के नाम को रोशन करें, हम सब जानते हैं, हम सब चाहते हैं, कोई भी प्रधानमंत्री हो वो ऐसा करे, यही हम चाहेंगे। इंदिरा गांधी भी नैम का उन्होंने गुटनिरपेक्ष जो आंदोलन है उसका यहाँ नेतृत्व किया था। 100 से ज़्यादा देशों के प्रमुख जो हैं वो आए थे हिंदुस्तान में, और उस समय सब कुछ ओपन था, बहुत आसानी से हो गया था। वो वीडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल है। जी कुछ कह रहे हैं अजय जी? हाँ, मैं राजीव जी ये कह रहा हूं कि आप देखिए, अभी नरेंद्र मोदी के समय में G20 हो रहा है, और G20 में राष्ट्राध्यक्ष और प्रधानमंत्री मिला करके 1 दर्जन भी नहीं है। और स्थिति क्या है कि इंदिरा गांधी ने जब 1983 में किया था तो राष्ट्राध्यक्ष और प्रधानमंत्री मिला करके 100 से अधिक डेलीगेट्स थे, 140 देश आए थे, यहां तो 20 देश, टोटल 2 दर्जन में आपने मतलब हजारों करोड़ रुपया खर्च कर दिया, और इंदिरा गांधी ने एक नहीं किया। इंदिरा गांधी ने कहीं पर्दे नहीं लगवाए थे कि गरीबों को पर्दे में ढक दिया, और न इतनी सुरक्षा थी। आप बताइए, सुरक्षा के नाम पे जो आंकड़ा है, सरकारी आंकड़ा है, उसके मुताबिक 1.5 लाख पुलिस सुरक्षा कर्मी लगाए गए, कमांडोज लगाए गए, एंटी मिसाइल, एंटी जाने क्या क्या लगाया गया है। तो आप ये सोचिए, हजारों करोड़ रुपया खर्च करके ये आप सिर्फ कर रहे हैं 2 दर्जन लोगों के लिए, और श्रीमती गांधी के समय में टोटल यदि कहेंगे तो 500 करीब डेलीगेट्स थे, जिनमें राष्ट्राध्यक्ष और प्रधानमंत्री ही 100 से अधिक थे। तो यह बताता है कि ये डरे हुए लोग हैं, खुद को 1 दर्जन लोगों के साथ खड़े होकर के खुद को विश्वगुरु बता देते हैं। और वो एक महिला थी जो पूरी दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष खड़े हो जा रहे थे जब वो बोलने जा रही थी, और वो ताली बजा रहे थे, पूरी दुनिया की। और यहां चंद लोग हैं, उनमें भी आपने देख लिया किस तरीके से एक देश के जो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जो थे, वो जब उनकी पत्नी भी साथ में थी और उनकी पत्नी को वो अपने बगल में खड़ा करना चाह रहे थे, और वो किस तरीके से पीछे से निकल गई, इनके बगल में भी खड़ा होने को तैयार नहीं हुई, यह बताता है। और ये बगल में पलट पलट के देख रहे थे कि वो हमें छोड़ के चली गई, हमें भी नहीं दिया। तो आप समझिए यह दशा है इनकी, तो यह दर्शाता है कि इनकी स्थिति क्या है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी चीजें और वीडियो और में इस पर चर्चा होती रहेंगी। वीडियो दिखा दीजिए अजय जी की आवाज बढ़ाइए। जी मैं कह रहा हूं वो वीडियो कम दिखा दीजिए। जी वो मैं निकलवाता हूं, बिल्कुल बिल्कुल, उस वीडियो को लेके आते हैं हम जल्दी। और आना चाहता हूं जरा अमलेंदु उपाध्याय जी के पास। अमलेंदु जी, कैसे देखते हैं, हम महाराष्ट्र की चर्चा कर रहे हैं और महाराष्ट्र का असर दिल्ली पर क्या पड़ेगा इसकी चर्चा कर रहे हैं इस ब्रेकिंग न्यूज में। जल्दी से अब इस कार्यक्रम को समेटने की कोशिश करते हैं जल्दी, और शाम को भी कार्यक्रम करना है। और आप तमाम साथी जो बने हुए हैं शाम 7 बजे हमारे साथ ज़रूर जुड़िए, जैसे रोज़ जुड़ते हैं, और शाम को भी कुछ खास हम आपके लिए लेकर आएंगे। लेकिन अभी सबसे बड़ी बात, अमलेंदु जी, कैसे देखा जाए इधर दिल्ली को, महाराष्ट्र का कितना असर 2024 के चुनाव पर पड़ते हुए आप देखते हैं? राजीव जी, मुझे लगता है कि महाराष्ट्र को लेकर के भारतीय जनता पार्टी में बेचैनी अब बढ़ती जा रही है, और बहुत ज़्यादा बेचैनी बढ़ती जा रही है, क्योंकि महाराष्ट्र उन राज्यों में शामिल है जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपार सफलता हासिल की थी, और 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त नुकसान होने जा रहा है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी की परेशानियां बढ़ रही हैं। दूसरा ये है कि एकनाथ शिंदे के साथ में जो शिवसेना के सांसद आए हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनको भी टिकट देना होगा, वो भी टिकट मांगेंगे, तो उनको भी निपटाया जाना है। तो अकेले एकनाथ शिंदे को निपटाने का खेल नहीं है, निपटाया उनको भी जाना है जो शिंदे के साथ आए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी असल में कई स्तरों पे संघर्ष कर रही है और कई स्तरों पर षड्यंत्र कर रही है। दोनों जो है वो काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है।
शिंदे को भी निपटाना है, शिंदे के साथ जो सांसद आए हैं उनको भी निपटाना है, और किसी तरीके से अजीत पवार को भी निपटाना है। हालांकि अजीत पवार के साथ ने एक अच्छा काम कर लिया है। अभी मैं कोई खबर देख रहा था कि वो जो ईडी है उसने जो अपनी कोई चार्जशीट तैयार की है इंटरिम, उसमें शायद उनका नाम हटा दिया गया है अजीत पवार का। तो अब अजीत पवार का नाम अगर हट गया है उसमें से, तो इसका मतलब कुछ चीजें चल रही हैं जो उसको अजीत पवार ने कुछ सौदे वौदे अपने तय किए होंगे, वो सब ठीक ठाक इंतजाम हो गया होगा। तो इसका मतलब मुझे लगता है कि शिंदे को जो है वो एक तरीके से निपटाए जाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं और अजीत पवार के कंधे पे जो है चढ़ने की तैयारियां शुरू हो रही हैं। दूसरा राजीव जी, मजेदार बात यह है, महाराष्ट्र थोड़ा हट करके उसके जरिए महाराष्ट्र को समझा जा सकता है। आंध्र प्रदेश में जो चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी हुई है, आपको याद होगा कि पिछले चुनाव से पहले जब प्रधानमंत्री जी गए थे वहां आंध्र प्रदेश में, तो वो कह रहे थे नारा लोकेश के पापा का भ्रष्टाचार। तो नारा लोकेश कौन है? तेलुगु देशम के जो नेता है, टीडीपी के जो प्रमुख है चंद्रबाबू नायडू, उनके बेटे हैं नारा लोकेश। तो यानी नारा लोकेश के पापा के भ्रष्टाचार को जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा वहां बता रहे थे, वो परिवारवाद भी बता रहे थे, उन चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी की सबसे पहले प्रतिक्रिया जो आई है उसकी निंदा करने की, वो भारतीय जनता पार्टी की आई है। भारतीय जनता पार्टी ने चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी का विरोध किया है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से चीजें जो है कहा जा रही हैं। यानी जिन प्रधानमंत्री जो गारंटी दे रहे थे सारे भ्रष्टाचारियों को ठीक करने की, तो वो गारंटी जो थी वो महाराष्ट्र में सामने आ गई, दूसरी गारंटी जो है वो आंध्र प्रदेश में सामने आ गई। तो कुल मिलाकर के राजीव जी, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी जो है वो भ्रष्टाचारियों के बल पे ही क्या 2024 में चुनाव में जाना चाहती है, ये एक बड़ा सवाल है। मुझे लगता है सारी रणनीति भारतीय जनता पार्टी की इसी के विरुद्ध घूम रही है। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति और उसी में खुद वो फंसती हुई दिखाई दे रही है। इस वक्त परिस्थितियां बिल्कुल उल्टी दिखाई दे रही हैं। धीरे धीरे 2022 7 सितंबर से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत होती है और ये सितंबर का महीना चल रहा है, यानी 1 साल से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है भारत जोड़ो यात्रा के। अभी इसी 7 तारीख को भारत जोड़ो यात्रा की पहली वर्षगांठ मनाई गई है और राहुल गांधी इस वक्त विदेश में हैं, 4 देशों की यात्रा पे हैं। पहले वो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स पहुंचे, उसके बाद पेरिस पहुंचे, फ्रांस की राजधानी। अब वो नीदरलैंड्स पहुंच चुके हैं, नीदरलैंड्स की राजधानी एम्स्टर्डम है, लेकिन उसी के बगल में एक छोटी सी जगह है, द हेग कहते हैं और इसे पॉलिटिकल राजधानी कहते हैं। वहां पहुंच चुके हैं राहुल गांधी और उसके बाद कल पहुंचने वाले हैं ओस्लो की राजधानी नॉर्वे। ये 5 दिनों की यात्रा और 4 देशों की 4 देश उसमें शामिल है। और यहाँ क्या से जो बातें राहुल गांधी कह रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं, उसमें जो सवाल पूछे जा रहे हैं भारत को लेकर पूछे जा रहे हैं। यानी विदेश में भी भारत पर चिंता जताई जा रही है और वहां भी राहुल गांधी कह रहे हैं कि 60% लोग अगर हमारे साथ हैं, जिन लोगों के साथ 60% लोग हो और उसके लीडर को अगर न बुलाया जाए राष्ट्रपति के रात के डिनर में, तो ये दुखद है। जरा आना चाहता हूं धनंजय जी, आप क्लोज करने जा रहे हैं, आपसे क्लोजिंग कमेंट लेते हैं धनंजय जी, और कुछ अगर जोड़ना चाहेंगे तो अजय शुक्ला जी के पास जरूर आऊंगा। धनंजय जी, कैसे देखा जाए वहां से लेकर दिल्ली तक महाराष्ट्र पर निगाहें क्यों टिकी हुई हैं? 48 सीटें हैं इसलिए या कुछ और है, या उसका असर दूसरे राज्यों पर भी पड़ता है? देखिए 48 सीटें हैं, ये तो है ही कि 48 सीटें कम सीटें नहीं है। और उनके पास जो अभी 2019 का जो चुनाव के पहले जो स्थिति थी, उनके पास ज्यादा सीटें थी बीजेपी के पास। अगर समझिए गड़बड़ा जाती है स्थिति, तो बहुत बुरी हालत में चले जाएंगे लोग। और इनकी सीटें कवर होंगी कहाँ? जब 303 सीटों की बात इनकी आती है, तो बिहार में भी सीटें घट रही हैं, बंगाल में भी सीटें घट रही हैं, कर्नाटक में भी घट रही हैं, छत्तीसगढ़ में भी घट रही हैं, उत्तर प्रदेश में भी घट रही हैं, तो बढ़ेंगी कहाँ? केवल असम और गुजरात के भरोसे कितनी दूर जाएंगे? तो चिंता तो बिल्कुल है। और चिंता इसलिए भी है, फिर से मैं दोहरा दूं, कि 2 वजह है। एक तो कांग्रेस मजबूत हुई है, जो आप उस समय उनसे कह रहे थे कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस मजबूत हुई। कांग्रेस के पास एक नेता आया है राहुल गांधी, जिसमें सबको उम्मीद दिखाई पड़ती है। और विपक्ष के नेता जो दूसरे हैं, उनको भी लगता है कि इनके सहारे जो है चीजों को फिर से खड़ा किया जा सकता है, क्योंकि वो विरासत है गांधी नेहरू का उनके पास। फिर देख लीजिए कि आप जो है जितनी जब पार्टियां जब जमा हो गई है, सारे विपक्ष इकट्ठा हो गए हैं, तो 63% वोट का असर तो होगा। वो तो उनको भी पता है कि हमारे पास तो फाइनली 37% है ना। और फिर एक ये भी है कि खाली हिंदू हिंदू करने से तो देश चलेगा नहीं। देश को जो है रोजगार चाहिए, रोजगार आपने नहीं दिए। देश को जो है शिक्षा चाहिए, शिक्षा महंगी कर दी आपने। देश को बेहतर स्वास्थ्य चाहिए, स्वास्थ्य की स्थिति ये है कि बड़े लोगों को भी जाना पड़ता है प्राइवेट अस्पतालों में।
या एम्स में जाना पड़ता है। तो आम आदमी के लिए तो हर जगह दिक्कतें हैं। तो आम आदमी इस बात को समझ रहा है कि खाली हिंदू होने से, खाली मंदिर बनाने से, खाली हिंदू मुसलमान करने से जीवन चलने वाला नहीं है। और मोदी जी अगर केवल एक आदमी को अमीर बनाने में लगे हुए हैं, उनका नाम है अडानी, की दुनिया का सबसे नंबर 1 अमीर बन जाए, और एक नेशन, जो अभी नया नारा सिगुफा मैं उसको बोलता हूँ, 1 नेशन 1 इलेक्शन 1 पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। अभी अब देखिए बोल रहे हैं 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर। तो भाई 1 फैमिली, जब हिंदुस्तान में ही फैमिली नहीं बना पा रहे हैं तो फ्यूचर कहाँ से दिखाई पड़ेगा? सबको दिख रहा है कि फ्यूचर तो गांधी के पास है। इसलिए जो दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष जो आए हुए हैं, 20 राष्ट्रों के या 20 से ज्यादा राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष आए हुए हैं, तो वो गांधी जी के पास गए, वो गोडसे जी के पास नहीं गए। मोदी जी के तो यही हार हो गई, वो सावरकर जी के मिलने नहीं गए। तो गांधी जी के पास गए, मतलब गांधी में ही दुनिया देख रही है कि गांधी में ही है दुनिया की भलाई, गांधी में है, विश्व कल्याण गांधी है। और ये मैं एक और लाइन बोल दूं आखिर, ये आरएसएस को आज नहीं कल नहीं परसों 5 दिन के बाद ये समझ में आएगा कि गांधी ही उनको भी बचा सकते हैं। गांधी अगर नहीं होंगे तो आरएसएस बचने वाला नहीं है, क्योंकि ये जो जातीय जो जनगणना है ना, वो जहर बो देगा अलग तरीके का, अगर ये नहीं संभले तो। इसलिए इनको जरूरी है कि गांधी ही है जो जातीय समीकरणों को एक साथ बिठा के रख सकते हैं। बाकी इनका लड़ना असंभव है। अगर दलित, मुस्लिम और ओबीसी एक साथ आ गए तो कैसे लड़ेगी बीजेपी? ये इनको समझना होगा, संघ को समझना होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये इनको समझना होगा, आरएसएस को समझना होगा। और सबसे बड़ी बात जो थोड़ी देर पहले कह रहे थे अजय शुक्ला जी, क्योंकि नगर निगम का चुनाव होता है चंडीगढ़ में, और वहाँ एक लंबे अरसे के बाद कांग्रेस की जीत होती है। आम आदमी पार्टी वहाँ क्योंकि सामने लड़ती है साथ साथ, और आप जान रहे हैं कि ये जो इंडिया गठबंधन है वो 2024 के लिए इसकी तैयारियां चल रही हैं। उससे पहले जितने भी चुनाव आएंगे, किसी भी चुनाव में ये लोग साथ नहीं हैं। हालांकि हम कल भी चर्चा कर रहे थे, और ख़ासकर इन 7 असेंबली इलेक्शन जो हुए हैं उसको देखते हुए ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, और उसमें भी घोसी के रिजल्ट को देखते हुए कि अब जितने भी चुनाव हैं उन चुनाव में इंडिया गठबंधन को साथ साथ लड़ना चाहिए, वरना आपस में लड़के भी। और रिजल्ट लेकिन जो दिखाई दे रहा है, जो अजय जी बता भी रहे थे, कि कांग्रेस के प्रति यहाँ एक ज़बरदस्त माहौल दिखाई दे रहा है, जो माहौल हम अलग अलग जगहों से जो खबरें आ रही हैं उसमें भी देख रहे हैं। तो एक इंटैक्ट होते हुए अजय जी, क्लोजिंग कमेंट आपके पास आना चाहता हूं। इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं क्लोजिंग कमेंट के साथ, कि क्या एक माहौल बनता हुआ और उसमें एक सबसे ऐसी पार्टी के रूप में कांग्रेस यहाँ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रही है, जिसके इर्द गिर्द तमाम दलों के नेता तो हैं ही, लेकिन अब जनता और उसमें भी एक बहुत बड़ा सपोर्ट, जैसे धनंजय जी कह रहे हैं कि अगर बिहार में जो जातिगत जनगणना जो अभी करवा चुके हैं उसको रिलीज कर देते हैं, और ऐसे ही कांग्रेस शासित राज्यों में जातिगत जनगणना की बात हो रही है, ये सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं 2024 से पहले, तो परिस्थितियां बिल्कुल बदली हुई दिखाई देंगी। आपको भी आप भी ऐसा मानते हैं क्या? मैं 100% मानता हूं, और मुझे इसमें कहीं कोई संशय नजर नहीं आता है। उसके पीछे मैं सदैव आंकड़ों पे बात करता हूं, तथ्यों पे बात करता हूं, और मेरा मानना है कि आंकड़ा जिस तरीके से बताता है, आप एक बात है 2014 के इलेक्शन के रिजल्ट देखें और 2019 के देखें, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के इतिहास का सबसे अच्छा प्रदर्शन और कांग्रेस के इतिहास का सबसे खराब प्रदर्शन है, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी की स्थिति यह है कि 37% मत लेकर के आती, और कांग्रेस पार्टी जो है 19% लेकर के आती। लेकिन जब 2023 में हम आते हैं अगस्त महीने में, तो साहब हम कहां पहुंच जाते हैं? सारे एक जो गठबंधन बनता है वो एनडीए गठबंधन के पास में 40% भी नहीं होता है, और जो इंडिया गठबंधन है उसके पास में 60% मत आते हैं। यानी ये बिल्कुल पिक्चर क्लियर है कि जो मत बनने की दिशा में काम चल रहा है और काफी कुछ हुआ है, उससे यह बात बिल्कुल साफ है कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से साफ है, उनका बुनियादी स्तर बन चुका है। दूसरी चीज, उन्होंने 38 दलों को अपने साथ मिलाया, और कांग्रेस के साथ में जो दल है वो 28 दल ही। बावजूद इसके 28 दलों का जो मत प्रतिशत है और या मत है, वो आप देखिए भारतीय जनता पार्टी को डराते हैं।
यानी वो मिल करके किसी को भी कहीं पर वो स्थिति में नहीं लाते हैं। और दूसरी चीज मैं एक बात, सब जगह एक होकर लड़ने की भी जरूरत नहीं। बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहां हर कोई अपने स्टेक के मुताबिक भी लड़ ले तो भी ये हारते हैं, क्योंकि जब एक साथ आएंगे तो नतीजे बिल्कुल बदले हुए होंगे। इस बात को समझने की जरूरत। तो इसलिए आने वाला चुनाव, यही वजह है कि मोदी को डर लग रहा है। और आप देखिए CNN के जो पत्रकार आए थे, उन्होंने जो कल लाइव किया, उस लाइव में उन्होंने यही कहा कि G20 का सम्मेलन असल में यह सम्मेलन नहीं, नरेंद्र मोदी का अपना चुनाव अभियान है। यही वजह है कि हमें पिछली बार मिलना था अध्यक्षता, नरेंद्र मोदी ने उसे इस बार के लिए लिया था क्योंकि उन्हें पता था आने वाले चुनाव में इसे भुनाएंगे। तो इनकी रणनीति है, ये करेंगे। लेकिन इनकी हैसियत भी अब लगातार बताई जा रही है और यह बात सामने आ रही है। हालांकि जो सबसे बड़ी तकलीफदेह स्थिति यह है कि जो गोदी मीडिया है वो सच दिखाना नहीं चाहता है और वो दिखाएगा भी नहीं, क्योंकि वो गोदी मीडिया है, चरण चुंबक मीडिया है। लेकिन कम से कम आज इस देश की जनता ने एक और नया सबक दे दिया है कि जो स्टेक्स होते थे मीडिया के, उनमें आज जो तथाकथित ये लोग अल्टरनेट मीडिया कहते हैं, हम अब तो ये कह सकते हैं कि यही मेन स्ट्रीम मीडिया है, क्योंकि इस मीडिया में अब बहुत बड़ी सच्चाई आने लगी है और इसका स्टेज उनके बराबर पहुंच गया है। तो यह बताता है कि अब स्थितियां बदल रही हैं और लोग इन्हें ही देखना चाहते हैं, क्योंकि यहां सत्यता मिल रही है। और यही वजह है कि जिस दिन आप देखिए तमाम सारी चीजें, कार्यक्रम चल रहे थे, आज तक से ज्यादा TRP आप सबके चैनल पे आ रही थी। तो यह बताता है कि अब जो अपने आप को नंबर 1 कहते थे वो नंबर 1 कहीं नहीं रह गए। जी, सबसे बड़ी बात है विश्वसनीयता। विश्वसनीयता अगर आपकी खत्म हो जाए, अगर आप पर लोग भरोसा करना छोड़ दें, फेथ करना छोड़ दें, रखना छोड़ दें, तो फिर परिस्थितियां बदल जाती हैं और वो दिखाई दे रही है बातें। और बहुत सही कह रहे थे आप अजय शुक्ला जी, हमारे साथ जुड़े रहे अजय जी, धनंजय जी और अमलेंदु उपाध्याय जी इस कार्यक्रम में। आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस ब्रेकिंग के लिए। आप तमाम साथी जो हमारे साथ बने हुए हैं, जुड़े हुए हैं, बहुत सारी बातें हम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि महाराष्ट्र में शिंदे की विदाई तय, एकनाथ शिंदे की बात कर रहा हूं। 14 तारीख को एकनाथ शिंदे पर फैसला लेना है वहां के विधानसभा अध्यक्ष को, और विधानसभा अध्यक्ष अगर ईमानदारी से फैसला लेते हैं तो ये तय मानिए कि इनकी विदाई तय है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो ये मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट आएगा, ये भी तय मानिए। हो सकता है कि पहले हाई कोर्ट जाए और वहाँ से सुप्रीम कोर्ट आए, लेकिन कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, वहाँ की सरकार फंसी हुई है, महाराष्ट्र की बीजेपी फंसी हुई है, क्योंकि ये जब जो कुछ भी जो करामात किया गया है, हुआ है, उसमें बीजेपी कहीं ना कहीं सामने है, एक्सपोज हुई है। इसलिए भी इस चर्चा को हम यहाँ इस ब्रेकिंग न्यूज में लेकर आ रहे थे। शाम को आपके बीच हम जरूर आएंगे 7 बजे, देखना मत भूलिए न्यूज़ पॉइंट। अब आप जानते हैं कि रविवार को भी हम न्यूज़ पॉइंट करने लगे हैं और